नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। हमारा जो आज का इंतखाब है वो उर्दू है, उर्दू की नज़म गोई है। जो उर्दू यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 4 पे दिया गया है नज़म का सिलेबस। तो आइए जानते हैं नज़म के बारे में और नज़म की हैयत के एतबार से जो नज़म का स्ट्रक्चर है उस पर बात करते हैं। तो हैयत के एतबार से पाबंद नज़म, नज़म मुर्रा किस किस तरह की नज़में होती हैं। तो सबसे पहले नज़म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। जानते हैं नज़म के बारे में। सबसे पहले नज़म जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं लड़ी में मोती परोना। उसके बाद में नज़म वो सिन्फ़ शायरी है जिसमें किसी ख़ास मौजू से मुतालिक रब्त व तसलसल के साथ अशार की सूरत में इजहार ख़याल करने को नज़म कहते हैं। ये बात आपको पहले से ही पता होगी। गज़ल में जहाँ हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है, वही नज़म में ख़याल के एतबार से एक तसलसल होता है और नज़म के तमाम अशार एक दूसरे में पेवस्त होते हैं। गज़ल को छोड़कर दीगर इसनाफ़ सुखन सब नज़म के दायरे में आती हैं। अब जानते हैं नज़म जो है वो 3 तरह की होती है। ये बात आपको पहले से मालूम है। पाबंद नज़म, आज़ाद नज़म और इसके अलावा जो है वो नज़म मुर्रा। तो सबसे पहले पाबंद नज़म का जिक्र करते हैं और जानते हैं उसके बारे में। पाबंद नज़म में रदीफ, काफिया और बहर के मुकर्रर औज़ान की पाबंदी की जाती है। पाबंद नज़म में अशार की तादाद, मौज़ूआत की कोई कैद नहीं, न तादाद की न मौज़ूआत की। पाबंद नज़म के हैयत के एतबार से जो है वो 9 तरह की होती है। अब जानते हैं यहाँ से बहुत ही ख़ास चीज़ें हैं जो नज़म के बारे में वो आपके सामने मैं बयान करता हूँ। सबसे पहली हैयत जो है पाबंद नज़म की वो है मुसम्मत हैयत है। इस नज़म में 2 मिसरे का बंद होता है जिसमें रदीफ और काफिया एक ही होता है और अगले 2 मिसरे जब कहे जाते हैं तो उनमें दूसरा रदीफ काफिया होता है। तो दोनों मिसरों वाली 2-2 मिसरों वाली जो नज़म है उसको मुसम्मत कहते हैं। ज़्यादातर इस हैयत का इस्तेमाल मसनबी में किया गया है। जैसे मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं, पहले वाले 2 मिसरे बे काफिया पर कहे गए हैं तो अगले वाले 2 मिसरे ते काफिया पर कह दिए गए और उसके बाद आने वाले जीम वाले काफिया पर कह दिए गए। मसनबी का जो अंदाज है वो मुसम्मत की हैयत है। अब हैयत के एतबार से आप देखते हैं मसल्लस जो हैयत है इसमें इस नज़म में शायर 3 मिसरों का बंद कहता है। मिसाल के तौर पे पहले 3 मिसरे कहता है एक ही रदीफ काफिया पर, फिर उसके बाद में 2 मिसरे किसी दूसरे एक ही रदीफ काफिया पर कहता है और पहले जो 3 मिसरे कहते हैं उनका एक मिसरा मिलाता है तो उसमें भी 3 मिसरे हो जाते हैं। तो 3 मिसरे का जो बंद मुकम्मल होता है, यही 3-3 मिसरों का बंद जो होता है पूरी नज़म में, उस हैयत को मसल्लस कहते हैं। इसके बाद में हैयत जो है, हैयत के एतबार से पाबंद नज़म जो है मुरब्बा जो है, इसमें ये भी हैयत है। इस नज़म में शायर 4 मिसरों का बंद कहता है। जैसे पहले 4 मिसरे एक ही रदीफ काफिया पर कहे, ये बंद हो गया। दूसरा बंद किसी दूसरे एक ही रदीफ काफिया पर 3 मिसरे कहे और पहले वाले जो 4 मिसरे कहे हैं उनका एक मिसरा उसी मिसरे में मिला दिया तो उसमें भी 4 मिसरे हो गए। इस तरह से 4-4 मिसरों का जो बंद होता है उसको मुरब्बा कहते हैं, उस हैयत को। इसके बाद बहुत ही एक अहम हैयत है उर्दू नज़म में जो इस्तेमाल होती है, वो है हैयत के एतबार से मुखम्मस। इस नज़म में शायर 5 मिसरों का एक ही रदीफ काफिया पर बंद कहता है। जैसे मिसाल के तौर पर पहले 5 एक ही रदीफ काफिया पर मिसरे कह दिए और फिर अगले 4 मिसरे एक अलग रदीफ काफिया पर कहे और पहले वाले जो 5 मिसरे हैं उन्हीं में से एक मिसरा इस दूसरे बंद में मिला दिया तो इसमें भी 5 मिसरे हो गए। मिसाल के तौर पे आप आदमी नामा, बंजारा नामा, नज़ीर अकबराबादी की जो ज़्यादातर नज़में हैं
वो मुखम्मस ही हैयत में लिखी गई हैं। इसके बाद में मुसद्दस, हैयत के एतबार से मुसद्दस जो है पाबंद नज़्म में गिनी जाती है। इस नज़्म में शायर 6 मिसरों का बंद कहता है, यानी पहले एक ही रदीफ काफिया पर 6 मिसरे कहे, फिर दूसरे किसी एक ही रदीफ काफिया पर 6 मिसरे कहे। मिसाल के तौर पे आप बबर अली अनीस की मरसिया देख सकते हैं, या फिर मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम एक पूरी बड़ी तवील नज़्म है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में हैयत के एतबार से मुसब्बा, इस नज़्म में शायर 7 मिसरों का बंद कहता है। जैसे पहले वाले बंद में बे रदीफ काफिया का इस्तेमाल करके 7 मिसरे कहेगा शायर, और फिर अगले बंद में 6 मिसरे कहेगा किसी दूसरे एक ही रदीफ काफिया पर, और पहले वाले बंद का एक मिसरा उसमें मिला देगा। इस तरह से उसमें भी 7 मिसरे हो जाएंगे, और 7 मिसरे वाली जो बंद होते हैं उस नज़्म को मुसब्बा कहा जाता है। इसके बाद हैयत के एतबार से मुसम्मन, इस नज़्म में शायर 8 मिसरों का बंद कहता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे देखें, एक ही रदीफ काफिया पर, एक ही काफिया पर बे काफिया लेकर उसने 8 मिसरे कह दिए। फिर अगला बंद कहा 7 मिसरे एक दूसरे रदीफ काफिया पर, और पहले वाले रदीफ काफिया का मिसरा दूसरे वाले बंद में मिला दिया, तो इस तरह से उसमें भी 8 मिसरे हुए, और वो हैयत जो है वो मुसम्मन हो जाती है। इसके बाद में हैयत के एतबार से मुतस्सा, ये हैयत इस नज़्म में शायर 9 मिसरों का बंद कहता है। 9 मिसरों का बंद करता है, लगातार एक ही रदीफ काफिया पर 9 मिसरे कहे, और फिर अगले बंद में 8 मिसरे एक रदीफ काफिया पर कहे, और पहले वाले बंद का एक मिसरा उसमें मिला दिया 8 मिसरे में, तो वो 9 मिसरे हो जाएंगे। उस वाली हैयत को मुतस्सा कहते हैं। इसके बाद में आखिरी जो हैयत इस्तेमाल होती है पाबंद नज़्म में, उसको कहते हैं मुअश्शर। तो इस हैयत को इस नज़्म में शायर 10 मिसरों का बंद कहता है। जैसे पहले 10 मिसरे एक ही रदीफ काफिया पर कहेगा, फिर 9 मिसरे कहेगा एक ही रदीफ काफिया पर दूसरे, और उसमें पहले वाले बंद का एक मिसरा मिलाएगा तो 10 मिसरे हो जाएंगे। इस तरह से इस हैयत का इस्तेमाल होता है, उस नज़्म को मुअश्शर कहते हैं। तो मैंने पाबंद नज़्म का स्ट्रक्चर जो होता है नज़्म का, पाबंद नज़्म में जो हैयतें इस्तेमाल होती हैं उनका जिक्र आपके सामने किया। अब जानते हैं आज़ाद नज़्म के बारे में। आज़ाद नज़्म जो है अंग्रेज़ी अदब में शायरी की हैयत फ्री रूस कहलाती है। नज़्म आज़ाद काफिया और रदीफ की पाबंदी से आज़ाद है। इसमें मिसरे छोटे बड़े होते हैं, क्योंकि आज़ाद नज़्म में बहर और वज़न की पाबंदी तो होती है, लेकिन अरकान बहर की तादाद हर मिसरे में बराबर नहीं होती। कहने का मतलब है इसमें वज़न होता है, बहर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो अरकान होते हैं वो छोटे बड़े हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पहले मिसरे में मुफ़ाइलुन मुफ़ाइलुन हो गया, तो दूसरे में मुफ़ाइलुन फ़ौलुन हो गया, तीसरे में मुफ़ाइलुन 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 हो गया। इस तरह से ये नज़्म चलती है, तो मिसरे छोटे बड़े होते रहते हैं। तो इसको आज़ाद नज़्म कहा गया है। बहुत से लोग कहते हैं इसमें बहर नहीं होती है, लेकिन बहर होती है। इसके बाद में नज़्म मुअर्रा। आप जानते हैं नज़्म मुअर्रा अंग्रेजी में ब्लैंक वर्स कहते हैं। इसमें काफिये की पाबंदी नहीं होती है। याद रखना, काफिये की पाबंदी नज़्म मुअर्रा में नहीं होती है, यानी बिला काफिया नज़्म को नज़्म मुअर्रा कहते हैं। मगर
ارکان بحر کی تعداد ہر مصرے میں برابر ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، اس میں بھی بحر کا استعمال ہوتا ہے اور ارکان بھی برابر ہوتے ہیں، مصرے بھی برابر ہوتے ہیں، لیکن اس میں ردیف اور قافیہ نہیں ہوتا، یہ ردیف اور قافیہ سے آزاد ہوتی ہے۔ نظم مرہ جو ہے، اس کی نظم مرہ کی اصلاح کو رواج دینے کا مشورہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ردیف قافیہ کی تلاش کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ مشورہ مولانا مولوی عبدالحق نے دیا تھا۔ اس کے بعد میں نظم مرہ کو ایک روایت کا درجہ عبدالحلیم شرر نے اپنے رسالہ دل گداز کے ذریعے سے عطا کیا۔ اب جانتے ہیں اردو کے جو پہلے نظم گو شاعر ہیں وہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں۔ اردو کی پہلی نظم چکی نامہ ہے، اور اردو جدید نظم گو جو شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی کہے جاتے ہیں، اور جدید نظم کی پہلی جو اردو نظم جو کہی جاتی ہے وہ حالی کی مد جزر اسلام کہی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے میں نے آپ کے سامنے نظم کا اسٹرکچر پورا بیان کر دیا۔ آزاد نظم، پابند نظم، نظم مرہ اور اس کی جتنی بھی حیت ہیں وہ سب آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ اس کے بعد میں نظم کے اوپر ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس میں جو اردو UGC نیٹ کا سلیبس ہے یونٹ نمبر 4، اس میں جتنی بھی شاعر کی نظمیں دی گئی ہیں ان سبھی نظموں کا جو بھی نظمیں ہیں ان سبھی نظموں میں جس بحر کا استعمال ہوا ہے ان سب بحروں کا میں نام آپ کے سامنے بحور کا نام پیش کروں گا۔ یہ بہت بڑی مشکل ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے سامنے کہ اس کے سامنے جب مصرع رکھ دیا جاتا ہے امتحان میں تو اس میں بحر پوچھ لی جاتی ہے اور بتانا مشکل ہے۔ تو چند بحریں ہیں رٹ لی جاتی ہیں اسٹوڈنٹ کے، اگر اس کے علاوہ ہٹ کے پوچھا گیا تو بتانا مشکل ہے۔ تو میں سبھی نظموں کی بحر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور ایسی نظموں سے سوال بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا جس میں زیادہ تر سوال امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ اب ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں نظم کے، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔